हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ये तो समझ लिया कि फिज़िक्स क्या है, उसका पर्पस क्या है। अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमें फ़िज़िक्स को समझना है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब हम फिज़िक्स को समझने की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप अभी इस चीज़ को ऐसा ही समझ लो कि मान लो मैंने आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो मैंने आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया, ठीक है, और मैंने कहा आपसे कि चलो आप लोग मुझे इसका मीनिंग समझाओ क्या है। तो उसके लिए आपको सबसे फंडामेंटल चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर मैं कोई लैंग्वेज में अगर एक पैराग्राफ दे दूं और आपको उसको सामने वाले को समझाना है, उसके लिए आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो सर उसके लिए हमें वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। आप कहोगे ये रिक्वायरमेंट है, ओके ठीक है। अब किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे फंडामेंटल चीज़ क्या है, तो मैं समझता हूँ वो है अल्फ़ाबेट्स। अगर किसी भी लैंग्वेज के, जैसे अगर इंग्लिश में अगर कोई पैराग्राफ या फिर कोई बुक लिखी हुई है और उससे आपको समझना है, तो उसकी सबसे इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है अगर आपको, तो उसकी सबसे फंडामेंटल चीज़ क्या है, आपको पता होनी चाहिए कि उस लैंग्वेज के जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स है वो क्या है। फिर अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके आप वर्ड्स बनाओगे, वर्ड्स को यूज़ करके आप सेंटेंसेस बनाओगे, एंड फिर आपको जो चाहे आप वो बुक बनाना है, पैराग्राफ बनाना है, जो करना है आप कर सकते हो। अच्छा, वो लैंग्वेज को अगर समझना है तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि अगर किसी लैंग्वेज को समझना है या पढ़ना है तो उसके लिए सबसे फंडामेंटल चीज़ होती है वो है अल्फ़ाबेट्स। तो जिस तरीके से अगर किसी लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे बुनियादी या फंडामेंटल चीज़ है अल्फ़ाबेट्स, उसी तरह अगर हमें फ़िज़िक्स को समझना है तो फिज़िक्स को समझने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है विच एक्ट्स, ऐसा समझ सकते हो जैसे लैंग्वेज के लिए अल्फ़ाबेट्स, उसी तरह फिज़िक्स के लिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अगर आपको फिज़िक्स किसी को समझाना है तो उसके लिए जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम जो कुछ नेचर में हो रहा है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, फिज़िक्स क्या है, नेचर को समझना, यही फिज़िक्स है। नेचर में क्या क्यों कैसे हो रहा है उसको समझना, उसको लोगों को बताना, यही फिज़िक्स है। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज़ समझानी है किसी को, अगर मुझे कोई चीज़ समझ में आ गई या फिर मुझे नेचर में होने वाली चीज़ों को समझाना, तो उसके लिए मुझे कुछ फंडामेंटल चीज़ तो चाहिए, कुछ वर्ड्स चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए जिसको यूज़ करके मैं दुनिया को बता पाऊँ या समझा पाऊँ, या खुद के समझने के लिए भी उसको एक लैंग्वेज की भाषा में मैं बना पाऊँ। तो उसके लिए जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है फिज़िक्स को समझने के लिए या फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए, दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं उसे, फिजिकल अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, इसी से हम सारे फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब सारे फिजिक्स को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इतना सिंपल, ये समझ जाओ, फिजिक्स समझना है, फिजिक्स समझाना है, तो सबसे बुनियादी चीज़, सबसे फंडामेंटल चीज़ जो हमें चाहिए वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। इन्हीं क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम नेचर के डिफरेंट फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा किसी लैंग्वेज के लिए बुनियादी चीज़ है अल्फ़ाबेट्स, उसी तरह फिजिक्स के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है, इससे नीचे कुछ नहीं है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के नीचे कुछ नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही हम फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो नेचर के अलग अलग फिनोमिनास को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, किसने दिया, इन सबको हमने ही नाम दिया, हमारे कन्वीनियंस के मुताबिक, हमारे समझ के मुताबिक हमने इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को नाम दिया ताकि नेचर में होने वाली चीज़ों को हम अच्छे से समझा सके। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सेकेंड है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और थर्ड है
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। बस अगर आपने ये तीन चीज के बाहर कोई चीज ही ऐसी नहीं है जिसको आप यूज करके फिजिक्स को समझ या समझा सकते हो, ठीक है। आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के अराउंड घूमता है। कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटीज दी होगी, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं दी होगी, कुछ डेटा दिया होगा, उस डेटा से आपको जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं दी गई है वही निकालना है। कहीं आपको टाइम निकालना रहेगा, कहीं लेंथ निकालना रहेगा, कहीं पोजीशन निकालना रहेगा। वो सब कुछ जो आप फिजिक्स में फाइंड करोगे या निकालने जाओगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज ही है, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप पे। तो सबसे पहला टाइप जो है फिजिकल क्वांटिटी का वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं डिराइव को नहीं बोलूँगा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अच्छा देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो है ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, तीन अलग अलग कैटेगरी हमने बना दी है। उसमें भी जो सबसे बेसिक टाइप है फिजिकल क्वांटिटी का वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, वो क्या कि फिजिकल क्वांटिटी सर बनती कैसे है। फिजिकल क्वांटिटी तो मैंने कहा, तो फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों को मिलाने से बनती है। वो चीज क्या है? एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी है यूनिट। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब मैं यहाँ पढ़ाता रहता हूँ ना, तो कभी कभी पता नहीं मेरे को क्या होता है, मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ और कभी कभी गलत भी स्पेलिंग लिख देता हूँ। तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसको इग्नोर करना। हाँ, कंसेप्ट आपके इधर उधर नहीं होंगे, ये पक्का है। अच्छा, अब ये फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है, आएंगे सब पे, लेकिन इतना समझ लो फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों चीज़ों को मिला के ही बनती है, ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी के नाम देखते हैं क्या क्या है। फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह की है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है दोस्तों? इसके नाम में ही है, फंडामेंटल मीन्स सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक। इसका मतलब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना दोस्तों, ये हमने डिराइव की है, यानी दो चीज़ों की बेसिस पे, ये याद रखना, फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी से दो चीज़ों के बेसिस पे बनाई गई है। वो क्या है? पहला कि इन क्वांटिटीज को आप कोई दूसरी क्वांटिटी यूज करके नहीं डिराइव कर सकते या नहीं बना सकते, पहला ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी वो मेजर करना डायरेक्टली सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है। क्योंकि अक्सर आप बुक्स में या कहीं पे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में सुनोगे ना, तो ये होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही सारी क्वांटिटीज निकल के आई है। फिर प्रॉब्लम आ जाती है करंट में, कि करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट उसका तो फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आप बोलोगे सर अगर करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है और फंडामेंटल क्वांटिटी और किसी क्वांटिटी से नहीं बनी, तो ये सबसे बुनियादी है, ये इससे सब बने, ये किसी से नहीं बनी। फंडामेंटल का मतलब ही वो बेसिक, यहीं से सब उभरा, ठीक है। इनको बनाने में किसी का हाथ नहीं था, ये सबसे फंडामेंटल चीज है। तो करंट पे जब हम आते हैं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर करंट का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो करंट तो फंडामेंटल कैसे हो सकता है? ये तो चार्ज एक क्वांटिटी है, टाइम एक क्वांटिटी है, ये दोनों मिलके बना हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अपने दिमाग में ये नोशन निकाल दो कि फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ वो है जिससे सब बने हैं, वो किसी से नहीं बनी, ठीक है। इनमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, ये हमने नाम दे दिया इनको, मतलब इनका कोई वजूद नहीं था कि ये कहाँ से है, क्यों आई। हमने एक आइडिया समझा क्या कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मास के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझो इसको। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक वजन रखा हुआ है, कोई एक मास है, यहाँ पे कोई भी एक बॉडी है, बॉक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मुझे अगर इसको हिलाना है, यहाँ से इसको मूव करना है, क्या फूंक मारने से मूव हो जाएगा? नहीं। क्या मैं ऐसा करूंगा तो हो जाएगा? 10 किलो का अगर यहाँ पे कोई एक वजन रखा, उसको मैं ऐसा करूंगा, हो जाएगा? नहीं।
मेरे को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसी इसका मतलब कि कोई तो चीज है जो इसको अपनी जगह पर बनाए रखी है, इसको अपने जो स्टेट है, इसका जो स्टेट है इससे चेंज होने नहीं दे रही, ठीक है, और वो इस बॉडी के अंदर है, इस बॉडी की प्रॉपर्टी है, तभी बाहर का थोड़ा सा फोर्स इसको इसके स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा। तो हमने बस जो भी पुराने लोग थे जिन्होंने शुरुआती दौर में इन चीज़ों को समझना शुरू किया, तो उसमें से किसी ने कह दिया कि ये बॉडी के अंदर एक चीज़ है जिसको हम आपसे कहेंगे मास। क्या कहेंगे? मास। मास एक ऐसी चीज़ है बॉडी के अंदर जिसके वजह से ये इजीली यहाँ से मूव नहीं हो रहा। मतलब जब तक इसके मास से ज़्यादा, यानी मास सिर्फ अकेली चीज़ नहीं है, जब नीचे ग्रेविटी का फोर्स है, मास m/g करोगे तो एक फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। अब उस फोर्स से ज़्यादा जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये अब यहाँ से हिलेगी। लेकिन मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रेविटी वाले पार्ट को अभी हम लोग हटाते हैं, उस तक हम आए नहीं है। ये समझ लो मास ऐसी चीज़ है जो इसको जैसा है वैसे ही रखे रहना चाहती है, ठीक है। तो ऐसी कोई बॉडी, मतलब हमें ये समझना है कि कोई तो चीज़ है बॉडी के अंदर जो इसको अपने स्टेट पर बनाए हुए है, वो चीज़ नहीं चाहती कि बॉडी अपना स्टेट चेंज करे, राइट। तो बोले क्या नाम दे इसको, जिसको बार बार ऐसा बोलना, कोई चीज़ बॉडी के अंदर है जो अपना स्टेट, जो उसको अपने स्टेट में बनाए रखी है, वो स्टेट को चेंज करने नहीं देना चाहती। तो हमने कहा हटाओ ये सब, इसको एक हम नाम दे देते हैं, उसका नाम है मास। अब मास कहाँ से आया? कहीं से नहीं, ये एक आइडिया की उत्पत्ति थी, ठीक है। एक आइडिया था, उसको हमें, हम चीज़ों को समझने के लिए वो आइडिया इंपॉर्टेंट था कि ये कोई चीज़ अपने आप नहीं हिल रही है। क्यों नहीं हिल रही है? क्योंकि उसके अंदर कुछ है जो उसको हिलने नहीं दे रहा है, तो उसको हमने नाम दे दिया मास, ठीक है। अब आगे चल के आप देखोगे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूलाज में मास यूज होगा, लेकिन मास खुद कहाँ से आया, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फंडामेंटल कह सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं, मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसके लिए कहना सही होगा कि ये किसी से नहीं बनी है, ठीक है। ये अपने आप में एक आइडिया था जो हमने दे दिया। अब हाँ, आगे जो भी चीजें होंगी उसमें मास का यूज होगा, लेकिन मास किस फॉर्मूले से आया? कहीं से नहीं, ठीक है। उसी तरह लेंथ है, टाइम है। अभी हमें इवेंट कोई दिन हो रहा है, रात हो रहा है, इसका रिकॉर्ड रखना है। कोई चीज मैंने लेके आया, ये कब तक अच्छी रहती है, इसको मुझे ट्रैक करना है। तो ये इवेंट्स है, इनका ट्रैक हम कैसे रखें? तो अब समझ में आ रहे यार, इनको करने के लिए कुछ तो एक चीज हमारे पास होनी चाहिए। कोई चीज हम ऐसी डिफाइन करते हैं जिससे हम इन इवेंट्स को रिकॉर्ड कर सके। फिर उत्पत्ति हुई टाइम की। टाइम क्या? ये इवेंट्स का रिकॉर्ड ही तो मेंटेन करते हैं, इसी को तो हम टाइम बोलते हैं, बराबर। अब टाइम का कोई फॉर्मूला है नहीं, बट इट इज एन आइडिया। वो हमने फिजिक्स को समझने के लिए हमने एक आइडिया को डेवलप किया। तो उसी तरह टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम कहीं किसी फॉर्मूले से डिराइव होकर नहीं आया। टाइम खुद अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको यूज करके हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी अब डिराइव करेंगे, ओके। फिर करंट में सर ये नहीं पड़ता कि करंट को तो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज द चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। तो अब देखो, करंट के मामले में ये चीज है कि करंट चार्ज को इंडिविजुअली डायरेक्ट मेजर करना मुश्किल है, लेकिन करंट को चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मेजर करना आसान है। तो ये बात अक्सर बच्चों के दिमाग में होती है कि फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब बस यही है कि ये इनसे सब बनेंगे, ये किसी से नहीं बनी। तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए ये बात ट्रू है, कुछ के लिए ट्रू नहीं बैठती। जैसे कि करंट के लिए क्यों ट्रू नहीं बैठती वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। क्योंकि करंट को हम फंडामेंटल इसलिए मानते हैं क्योंकि उसको मेजर करना आसान है बजाय चार्ज के। तो दो बेसिस पे हम फंडामेंटल क्वांटिटी हमने सेलेक्ट किए, दो चीज के बेसिस पे। क्या? एक तो ये किसी से नहीं बनी, पहली। दूसरी, जिसको मेजर करना आसान हो, ठीक है। अगर कोई, जैसे चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन चार्ज को डायरेक्टली मेजर करना आसान नहीं। तो चार्ज के जस्ट नेक्स्ट क्या है? करंट। चार्ज अगर पर यूनिट टाइम फ्लो होगा, चार्ज भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी एक, इन दोनों के मिश्रण से एक क्वांटिटी बन रही है करंट। हाँ, उसको मेजर करना इजी है, तो इसलिए हमने करंट को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी लिया, ना कि चार्ज को। क्योंकि अगर आप देखने जाओ तो चार्ज शुड बी अ फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज से फंडामेंटल कोई चीज नहीं होती है। चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारी बुनियाद क्या है? हम सेल से बने। सेल्स किससे बने? एटम से बने। एटम किससे बने? इलेक्ट्रॉन से बने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फेरबदल से सब चीजों का चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन का होना, ये वो सब इलेक्ट्रॉन के जो एक्सचेंज से हो रहा है। तो फंडामेंटल लेवल पे कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इलेक्ट्रॉन, विच इज अ चार्ज। तो चार्ज शुड बी अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बट
चार्ज को नहीं रखा हमने फंडामेंटल में। क्यों? उसको डायरेक्टली मेजर करना चार्ज को बहुत मुश्किल है। तो हमने किसको फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया? चार्ज पर यूनिट टाइम को, जिसको हमने एक नया नाम दिया विच इज करंट। ठीक है, ओके। तो ये कंफ्यूजन बहुत लोगों में होता है, पूछते नहीं है। मैंने सोचा इसको एड्रेस किया जाना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। तो अब मैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम लिखता हूँ, जो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने बनाई हैं। उनमें से एक है, पहली है लेंथ, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, चौथी है टेम्परेचर, देन करंट, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट है लुमिनस ठीक है। अब सब फंडामेंटल क्यों है, मैंने आपको समझाया कि मास, इसका मैंने आपको आइडिया दिया कि कैसे हमें ज़रूरत पड़ रही थी कोई ऐसी चीज़ की जिसको हम बोल सके कि हाँ भाई ये बॉडी के अंदर होगी इसलिए बॉडी मूव नहीं कर पा रही। वो क्या है? मास। इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है टाइम। ठीक है, हमारी पोजीशन चेंज हुई, हम और पहले एक जगह पर थे, किसी ने हम पर फोर्स लगाया, हमें लात मारी या कि कुछ भी किया और हम मूव होके यहाँ आ गए। तो पहले हम कहीं थे, बाद में हम कहीं आए, तो ये हमारी पोजीशन में चेंज हुआ। ठीक है, इसको अगर हम चेंजिंग पोजीशन को मेजर करना है तो उसके लिए हमने बना दी एक फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज लेंथ। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर, हॉटनेस, कोल्डनेस मेजर करना है, करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो, इसकी भी मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आपको अगर समझना है तो उसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बजाय इससे ऐसा समझो, इसको काउंट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, ये थोड़ा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को। वो क्यों लगता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब हम मास का डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो होता है द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड एनी बॉडी। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो पढ़ते हैं तो वो सुनने में ऐसा मास जैसा ही लगता है, नहीं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज सिंपली काउंट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लो मुझे वाटर की स्टडी करना है। ठीक है, वाटर क्या होता है? वाटर इज H2O मॉलिक्यूल्स। H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल, इसी को हम वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया, ओके, अगर उसके अंदर मान लो कई करोड़ वाटर के यानी H2O मॉलिक्यूल होंगे, 1 लीटर पानी में H2O के कई करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स का काउंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, इसमें हम कोई काउंट नहीं लेते। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर बताता है। अब काउंट किसका? देखो, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। अब एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब क्या? मुझे वाटर को स्टडी करना है, राइट? अब वाटर के स्टडी में सबसे बेसिक चीज क्या होगी? वाटर के मॉलिक्यूल। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल एक एलिमेंट्री पार्टिकल, समझे? ऐसे जितने वाटर के मॉलिक्यूल उतने एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब वो कहलाएगा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको डिफाइन भी करते हैं, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर से। वो सब चीज़ें बड़ी है, उसमें हमें जाना नहीं है, बेसिक आइडिया समझ लो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? इट इज़ अ काउंट। जैसे गिनते हैं ना 1 2 3 4 5, वैसा 1 लीटर पानी है, बोलूंगा इसका बताओ इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, तो आप 1 लीटर पानी में क्या काउंट करोगे? पानी ना। तो पानी किससे बना है? H2O से। तो H2O के कितने मॉलिक्यूल है, वो अपने टोटल मॉलिक्यूल को काउंट किया, नाउ यू गॉट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आया? ये जैसे अगर मैंने आपको एक डब्बे में भर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? CO2। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल्स, राइट? अब मैं आपको बोला कि इस डब्बे में मुझे बताओ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, तो आप क्या करोगे? उसको वेट पे रख के मेजर करोगे? नहीं, आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंपल आपको बताना है। इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब अगर एक डब्बा उसमें CO2 गैस है, तो आपको ये बताना है इसमें CO2 के कितने मॉलिक्यूल है, समझे? वही अगर हम एटॉमिक लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कहीं पे हमने एक सैंपल लिया,
ठीक है। और उस सैंपल के अंदर मान लो करोड़ों एटम्स है। अगर अब मेरी स्टडी एटम पे आ गई है, मुझे एटॉमिक लेवल पे चीजें देखना है, तो अब मेरे लिए एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एटम्स। आई बात समझ में, ठीक है। अब उनका काउंट मेरे लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, लेकिन मोस्टली उसकी नौबत आती नहीं है। मेजरली हम जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम मॉलिक्यूलर लेवल पे ही देख रहे होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 का मॉलिक्यूल, तो CO2 के जितने काउंट करोगे आप 1 2 3 4, तो ऐसे जितने CO2 के मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर जगह पर होंगे, जैसे मैंने एक डब्बा दिया उसमें मैंने CO2 गैस भर के दे दी, तो उस CO2 गैस के मॉलिक्यूल का काउंट इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब वो CO2 गैस किससे बनी है, CO2 मॉलिक्यूल से, मतलब उसके अंदर सबसे एलिमेंट्री सबसे बेसिक चीज क्या हो गई, CO2 पार्टिकल, उनका काउंट हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस मैंने अगर आपको एक डब्बे में भर के दे दी, मैंने बताया इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना बता दो, आप क्या करोगे, ऑक्सीजन गैस किससे बनी है, O2 मॉलिक्यूल से, तो O2 मॉलिक्यूल्स के जितने काउंट होंगे वो हो जाएगा उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, अभी लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस को मेजर करना, ठीक है। कहीं पे लाइट की कितनी ब्राइटनेस है, ठीक है, उसका जो मेजर होता है, उसके लिए जो यूज, जैसे करंट के लिए हम चार्ज कितना फ्लो है पर यूनिट है, उसके लिए करंट यूज करते हैं, तो कहीं पे कितनी ब्राइटनेस है लाइट की, ठीक है, कितने फोटोन पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी के साथ गिर रहे हैं, तो उसको जो मेजर करते हैं हम, उसको लुमिनस इंटेंसिटी से मेजर किया जाता है। वो उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए, दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी। लेकिन बहुत रेयर है कि आपको इसका यूज हो, ठीक है। बाकी ये इनसे तो आप डील करोगे ही, उसमें भी मेजरली आप जब आगे हम पढ़ेंगे तो लेंथ, मास, टाइम, ये सब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, क्योंकि जब डायमेंशंस पढ़ेंगे तो उनमें इनके डायमेंशंस ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और इन्हीं से बाकी भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो बनी है। तो अब यहाँ तक हमने समझा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। अब आप समझो फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाई हम फिजिकल क्वांटिटी किससे बनती है, न्यूमेरिकल वैल्यू से, और दूसरा यूनिट से, ठीक है। आइडिया आपको समझ में आ गया, फंडामेंटल नाम नहीं है इसके, फंडामेंटल क्यों, फंडामेंटल सबसे बेसिक है, ठीक है। ये किसी से नहीं बनी, इससे सब बने हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन वैलिड है, ठीक है, लेकिन हर एक के लिए वैलिड नहीं है। इनमें से कुछ को हम फंडामेंटल इसलिए भी बोल रहे हैं कि उनको मेजर करना, डायरेक्ट मेजर करना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि करंट के बारे में मैंने एक सिंपल एग्जांपल है, करंट के बारे में मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया कि करंट चार्ज पर यूनिट टाइम है, चार्ज भी एक फंडामेंटल, टाइम भी एक फंडामेंटल, लेकिन बजाय चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉलम में रखने के हमने करंट को रखा है। क्यों, डायरेक्टली चार्ज को मेजर करना मुश्किल है, तो दो क्राइटेरिया के बेसिस पर हमने फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई। पहली क्राइटेरिया क्या है कि उसके लिए कोई पहली क्राइटेरिया ये है कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी किसी फॉर्मूले वगैरह से नहीं बनी, और जस्ट आइडिया से हमने उसको उत्पन्न करके एक नाम दे दिया, ओके। सेकंड कि जिसको डायरेक्टली मेजर करना बहुत आसान है, जैसे कि करंट, तो इस हिसाब से हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाए। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये किससे बनी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज और यूनिट से। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो मैं इधर खड़ा था और थोड़ी देर बाद मेरी पोजीशन चेंज हुई, मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जब मैं मूव हुआ तो कुछ लेंथ में बढ़ा रहा हूँ आगे, तो आपने एक स्केल ली और मेजर किया, ठीक है। मेजर किया, आपने बताया कि सर आप 2 आगे बढ़े, कितना आगे, 2। ये क्या हो गया, 2 आगे बढ़े मतलब क्या होता है। दूसरा एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। मान लो आपके घर वालों ने आपको दुकान पे भेजा और कहा कांदा लेके आओ, पैसे दिए, जो कहा कांदा लेके आओ। आप दुकान पे गए, कांदा मीन्स प्याज, दुकान पे गए, आपने दुकान वाले से कहा भाई प्याज दो, बोलेगा कितना, आप बोलोगे 4, तो आपको 4 दाने ला के दे देगा, ये हो सकता है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको घर वालों ने कहा शक्कर भी लेके आओ, तो आप दुकान वाले के पास गए, उससे कहा शक्कर दो, उसने कहा कितनी, आपने बोला 5। अब तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक नंबर बता देने से, अगर मैं किसी क्वांटिटी के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक नंबर खाली बता दूं तो सफिशिएंट नहीं है ना। अगर जब तक मैं, अब अगर
आप सोचो, अगर मैं दुकान पे ये बोलता 4 किलो कांदा दो, 5 किलो शक्कर दो, तो ये जो किलोग्राम है, केजी, ये लग जाने से उस नंबर के साथ क्या इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई? हाँ, अगर अब मैं दुकान वाले को कहूंगा कि 4 केजी मुझे कांदा दो तो वो देगा, 5 केजी मुझे शक्कर दो तो वो देगा। यहाँ से यहाँ मैं कितना मूव हुआ? 2, नहीं समझ में आया। अगर मैं कहा 2 सेंटीमीटर तो आप बोले हाँ अब समझ में आ रहा है, आपको आइडिया मिल रहा है कि इतना सा मूव हुआ रहूंगा। 2 मीटर तो आपको लगेगा हाँ भाई मैं इतना इतना मूव हुआ रहूंगा। 2 फुट तो आपको लगेगा हाँ भाई मैं इतना इतना मूव हुआ रहेगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है दोस्तों कि खाली नंबर दे देने से, यानी अगर मैं कोई चीज़ मेजर करके खाली एक नंबर बता दूं तो ये सफिशिएंट नहीं है इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए, कोई समझ नहीं पाएगा इससे आप कहना क्या चाह रहे हो। इसीलिए आप समझ में आया आपको फिजिकल क्वांटिटी क्यों नंबर और यूनिट दोनों से बनी हुई है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आपने मेजर करके जो नंबर आपको आया वो अब वो नंबर किस यूनिट का है, ठीक है, वो जब ये दोनों आप मिला दोगे तब जाके एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है। अब इसमें एक चीज ये भी आ रही है कि सर ये यूनिट क्या होता है। अब इतना फंडामेंटल लेवल पे तो कोई नहीं बताता कि सर यूनिट क्या होता है, यूनिट का मतलब बताओ। तो देखो यूनिट का आप मोटा मोटा मतलब समझ सकते हो, समथिंग विच इज इन अ सिंगल क्वांटिटी, मतलब वन यूनिट, यूनिटी, इसका कोई चीज जिसका काउंट 1 हो, समझे आप, उसे हम कह रहे हैं यूनिट। अब इससे इसका क्या लेना देना, तो थोड़ा सा इसको समझो। मैं बहुत फंडामेंटल लेवल पे जाके आपको हर चीज बता रहा हूं। यूनिट मींस 1, समझो सिंगल एंटिटी, कोई सिंगल चीज, दैट इज यूनिट 1। अब इसका मतलब क्या, अब 1 केजी, 1 मीटर कैसे डिफाइन हुआ समझो। पहले के ज़माने में लोगों को, मैंने कहा ना लेंथ मेजर करने की हमें ज़रूरत पड़ी, तो भी कैसे कैसे करते थे। फ्रेंच या ब्रिटेन में भी लोग अपने कमर की जो लेंथ है ना, वो लेंथ से चीज़ों का माप तोल करते थे। जैसे कपड़ा लेना है तो कि भाई एक एवरेज आदमी की कमर का माप जितना होता है उसको उन्होंने डिफाइन कर दिया कि हम इसको बोलेंगे 1 यार्ड, ठीक है। अब इसके मल्टीपल में आप कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो। जैसे 1 यार्ड की क्वांटिटी अब डिफाइन हो गई, क्या कि एक एवरेज आदमी के कमर की साइज। लेकिन क्या ये आप सोचो, क्या ये कोई फेयर तरीका है चीज़ों को मेजर करने का? नहीं। कोई मोटा आदमी होगा उसकी कमर ज़्यादा बड़ी होगी तो उसके लिए तो यार्ड का मेजरमेंट बड़ा हो गया। कोई पतला आदमी होगा उसकी कमर छोटी होगी, उसके लिए तो यार्ड का मेजरमेंट कम होगा। तो कई सालों बाद फ्रेंच लोगों ने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम मतलब वो एक अपने आप में कहानी है कि वो मीटर उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ये मीटर, हम आज से इसको 1 मीटर बोलेंगे। अब वो मीटर को उन्होंने डिफाइन कैसे किया, अपने आप में पूरी कहानी है। क्वार्टर ऑफ द अर्थ को लिया, फिर उसके कैलकुलेशन लिए, फिर 1 मीटर डिफाइन हुआ, ठीक है। सिंपल ये सोचो, एक दिन फ्रेंच वालों ने कहा कि लगभग इतनी साइज, ठीक है, इतनी, आज से हम इसको 1 मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 मीटर। और एक प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय, एक मेटल लिया उन्होंने, ठीक है। उस मेटल को बराबर उतने साइज का काटा और उसको रख दिया एक लैब में। अब बोले ये है 1 मीटर। अब हमने डिफाइन कर दिया ये 1 मीटर है। दुनिया में जिसको भी मेजरमेंट करना है वो इससे करो, एक्यूरेट होगा। सही था भाई, है ना। ये एक स्टैंडर्ड है। अब इस स्टैंडर्ड से जब हम मेजर करेंगे तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ओके, तो वो जो मेटल का टुकड़ा आज भी रखा हुआ है फ्रेंच में, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, फ्रांस में, उस लैब में रखा हुआ है, बहुत ही प्रोटेक्शन में, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से मेटल में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उस वजह से 2019 में शायद या उससे पहले लगभग ये जो फिजिकल जितने भी स्टैंडर्ड थे उनको हटा के इन सबको लाइट बेस्ड कर दिया गया, एटॉमिक लेवल पे लेके चले गए, ठीक है। ताकि ये फिजिकल चीज़ों में जो भी कमी ज्यादती होती है ना, वो चीज़ की मगजमारी से, झंझट से हम दूर हो जाए। लेकिन मैं एकदम पुरानी बात बता रहा हूँ, तो फंडामेंटल लेवल की बात कर रहे हैं ना। तो फंडामेंटली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने बताया ना, शुरुआत में लोगों को लेंथ मेजर करने की ज़रूरत पड़ रही थी, तो अजीब अजीब तरीक़ों से लेंथ मेजर करते थे। तो
फ्रेंच लोगों ने एक तरीका निकाला, बोले कि हमने एक रॉड बना के रखी है, इतनी बड़ी रॉड है, बस कह दिया अब से हम इसको 1 मीटर मानेंगे। उन्होंने कह दिया ये इतनी बड़ी रॉड है, इसको बोलते हैं 1 मीटर, इसकी जितनी लेंथ है इसी को कहते हैं 1 मीटर। ठीक है, तो अब समझ लो वहां से इस्टेब्लिश हुई यूनिट। वहां से मतलब यूनिट का मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। यूनिट यानी एक यूनिट 1 मीटर। मैंने कहा यूनिट का मतलब क्या, एक। अब यूनिट किसी भी चीज की होती है, हो सकती है एक कार की यूनिट। एक कार की यूनिट मतलब एक कार। 1 मीटर 1 यूनिट, इसका मतलब मीटर की एक क्वांटिटी। 1 यूनिट एप्पल, इसका मतलब एप्पल की एक क्वांटिटी। आप समझ रहे हो यूनिट, तो इसका मतलब 1 मीटर, ये हो गई यूनिट, सिंगल मीटर। समझ में आया? यूनिट सिंगल, यानी किसी भी चीज की सिंगल क्वांटिटी 1 मीटर, यूनिट 1 मीटर की एक क्वांटिटी। किसने डिफाइन किया? फ्रांसीसी लोगों ने। बोले इतना बड़ा रॉड है, आज से हम इसको 1 मीटर बुलाएंगे। ठीक है, रख दिए इसको। अब इसी को मतलब इसके एग्जैक्ट साइज का उन्होंने एक रॉड काटा, ऐसे 100 रॉड बना दिए, पूरे फ्रांस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब बताओ वो 100 जगह पर जो 100 रॉड है, क्या वो कोई अलग मेजर कर सकते हैं? मतलब किसी का 1 मीटर इतना बड़ा और किसी का 1 मीटर इतना बड़ा हो सकता है? नहीं। अब उन सब के लिए 1 मीटर एक ही होगा, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां से मैं आपको वो यूनिट का एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं कि यूनिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, 1 मीटर तो उतना ही है। ठीक है, अब मैं कहूंगा 2 मीटर, इसका मतलब क्या, जितना बड़ा 1 मीटर है उसका डबल। समझे आप? यूनिट का मल्टीप्लाई, न्यूमेरिकल वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी बन गई। अब अगर मैंने कहा 3 मीटर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब 1 मीटर जितना बड़ा है उसका 3 गुना। समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, मैंने कहा 10 मीटर, करोगे क्या आप देखो हमेशा यूनिट की जगह वही रख रहे हो। 10 मीटर, मीटर क्या है, एक यूनिट जो वहां फ्रांस में बन के रखी हुई थी। ठीक है, 10 मीटर का मतलब क्या, एक यूनिट जितना है उसका 10 गुना। तो आपको समझ में, अगर मैं यहां लिखता हूं 10 मीटर, 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट क्या है, जो भी चीज को आप मेजर कर रहे हो उसकी सिंगल क्वांटिटी की वैल्यू। आई बात समझ में? जैसे लेंथ मेजर कर रहे हो तो उसकी सिंगल क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, 1 मीटर, एक यूनिट, इसलिए हम कहते हैं इसको यूनिट। कितनी बार मेजर कर रहे हो, 10 बार, तो 10 मीटर हो गया। ठीक है, अब 1 मीटर इतना है, इसकी 10 गुना बड़ी लेंथ हो गई तो 10 ही मीटर होगी ना। ठीक है, अब ऐसे उन्होंने एक वजन भी बनाया था कि भाई इतना वजन, एक मेटल का वजन बना, इतना वजन यही 1 kg माना जाएगा। ऐसे मास के लिए स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन हो गई। ठीक है, अब उसके रेप्लिकास उन्होंने बनाए, हजारों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब बताओ कि क्या वो 1 kg कहीं और के लिए इतना और कहीं और के लिए इतना हो सकता है? नहीं, स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, अब मान लो वो वजन के बराबर का जो भी वजन होगा उसको हम 1 kg कह रहे, मतलब ये हो गई 1 यूनिट। अब अगर मैं बोलूं 5 kg, इसका मतलब क्या, जितना भी 1 kg का अमाउंट है उसका 5 गुना, 5 kg। यूनिट हमेशा वही क्वांटिटी है जो हमने बना के रखी हुई है, जो हमने एक बार डिफाइन कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिए। ये चीज़ है, अक्सर जो है ना, हम जब कॉलेज में होते हैं या कहीं पढ़ रहे होते हैं तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें कोई बताता नहीं है कि यूनिट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। हमें चीज़ों को डिफाइन मेजर करना है भाई। फिजिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को मेजर करने की। ठीक है, डिफाइन करने की। तो चीज़ों को हम आर्बिट्ररीली मेजर नहीं कर सकते, उनको मेजर करने का एक तरीका होना चाहिए जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो, स्टैंडर्ड हो। तो इसीलिए हमने क्या बना, यूनिट। हमने एक यूनिट डिफाइन कर दी, अब उसी के मल्टीपल आपको जो मेजर करना है आप कर सकते हो। हमें पता है 1 मीटर इतना है, अगर मुझे कोई लेंथ इतनी बड़ी आ जाती है तो हो सकती है 2 मीटर हो सकती है 3 मीटर हो, बराबर। मतलब क्या उसका, एक यूनिट जितनी 1 मीटर होती है वो उसका 3 गुना। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये यूनिट का भी मतलब समझ में आया होगा कि यूनिट क्या होती है।
ओके, और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लेंथ है, मान लो मुझे लेंथ मेजर करना है, मैंने कोई लेंथ मेजर किया 3 मीटर, समझ में आया 3 मीटर का मतलब, मीटर का मतलब वो जो एक स्टैंडर्ड हमने बना के दुनिया में कहीं रखा हुआ है, ठीक है। 3 मीटर का मतलब क्या, उस लेंथ का 3 गुना, ये हो गई, हाँ ये मैंने क्या डिफाइन कर दिया, लेंथ। 3 मीटर क्या है, लेंथ। अब लेंथ अपने आप में क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ कैसे बनी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। और मैंने ये भी बता दिया यूनिट क्या होती है, समझ में आया। एक यूनिट डिफाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली उस यूनिट के जितने गुना आप करते जाओगे उतना आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बनाया था, मैं बोलूंगा 1 मीटर इतना सा है, आपने मेरे पास कोई चीज लेके आई जो इतनी बड़ी है, ठीक है। मैंने क्या किया, इससे वो बड़ी चीज को कंपेयर किया, मैंने बोला ये 1 2 3, मतलब तूने जो भी चीज लाया है वो मेरी 1 मीटर जो मैंने डिफाइन किया है उसके 3 गुना है, तो तुमने जो लेके आया है वो 3 मीटर है। सिंपल। इस तरीके से हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना चालू कर दिया, ठीक है। 3 यूनिट यानी 3 मीटर, मतलब जो भी आपने लेके आया वो 3 गुना है मेरे इनिशियल वाले मीटर के। तो मीटर तो डिफाइन थी, अब ये उसके कितना गुना है, 3 गुना, तो 3 मीटर। इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई हमें, ठीक है। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला के क्या बनी, फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें शुरुआती लग रही थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ठीक है। ये सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब इस पे आने से पहले मैं इस पे आता हूँ, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको भी नाम से समझो। सप्लीमेंट्री का मतलब है ना मोटा, अब ये मैथ्स में पढ़ोगे तो वो 2 एंगल मिला के 90 डिग्री होते हैं वो, तो मैथ्स के टर्म में सप्लीमेंट्री का एक मीनिंग अलग है, ठीक है। लेकिन मैं उससे भी आपको समझाता हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जैसे एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल एक एंगल 30 है, दूसरा एंगल मुझे नहीं मालूम, ठीक है। और अगर मुझे पता है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो उन दोनों का सम एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, यानी उनको कंप्लीट करने के लिए सप्लीमेंट्री चीज क्या करती है कि कोई चीज अगर अधूरी है ना उसको कंप्लीट कर दे, वी कैन कॉल इट एज अ सप्लीमेंट्री थिंग, ठीक है। कोई चीज थोड़ी अधूरी है, उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे लग रहा है कुछ और डालना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा ये इसमें कुछ सप्लीमेंट्री चीज ऐड कर दो, ये कंप्लीट हो जाएगी। तो उसकी आइडिया से आप इसको समझो कि यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम, ये सारी चीजें सफिशिएंट थी चीजों को डिफाइन करने के लिए। लेकिन मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, और वो थोड़ी टाइम बाद यहाँ मूव होके इधर पे आ गई, मैंने एक स्केल लिया, मेजर किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसको 0 माना और यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया कि ये 1 मीटर मूव हुआ, ये तो आसान था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एक्सिस बनाता हूँ, ये एक y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो ये y में कितना मूव हुआ, कुछ भी नहीं, y में 0 मूव हुआ ये, ठीक है। x में कितना हुआ, 1, ओके। अच्छा, अब अगर ये यहाँ नहीं यहाँ कहीं मूव हुआ होता तो y में यहाँ वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू मान लो 1.8 है, तो मैं इसको कैसे डिफाइन करता कि सर ये x में 1.8 मूव हुआ, y में 2 मूव हुआ, ठीक है। लेकिन क्या मेरे पास इससे एक आसान तरीका है, क्या मैं और कुछ कर सकता हूँ? वो कैसे कि मान लो मैं इस पॉइंट को एक और तरीके से लोकेट कर सकता हूँ। वो कैसे, अगर मुझे यहाँ से यहाँ की लेंथ डायरेक्ट मालूम है और यहाँ से यहाँ का एंगल थीटा मालूम है, तो भी मैं स्पेस का कोई भी एक पॉइंट ट्रेस कर सकता हूँ। जैसे इस पॉइंट को मैं x में ये कितना है, y में कितना है, एक तरीका ये है इस पॉइंट की पोजीशन को जानने का। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ अगर ऑलरेडी मालूम है तो मैं ये थीटा निकाल के भी इसको लोकेट कर सकता हूँ। और बहुत सारी ज्योमेट्रिक शेप्स में, जैसे सर्कल हो गया और स्फीयर हो गया, इन चीज़ों में हमें एंगल की ज़रूरत पड़ती है, बराबर। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन तो कर दी, लेकिन इसमें एंगुलर टर्म्स हम भूल गए, तो अब वो बच गया था, इसलिए उसको कंप्लीट करने के लिए हमने एक अलग कैटेगरी बना दी जिसका नाम है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसको आप समझ सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर एंगल्स, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी में 2 एंगल की चीज बच रही थी, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को कंप्लीट करने के लिए हमने 2 क्वांटिटी और बनाई जिसका नाम है
प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। मैं कपड़ा लेने गया था साफ करने के लिए। अब ये दोनों चीजें एंगल को डिफाइन करेंगी, ठीक है। अब प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है कि मान लो 2 डायमेंशन में हमें किसी एंगल को मेजर करना है। जैसे मेरे पास यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, 2 लाइन के बीच का जो एंगल है, ठीक है, 2D प्लेन में, इसे हम कहते हैं प्लेन एंगल। और अगर वही जैसे जैसे अगर एक सर्कल है, हाँ, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का रेडियस है। अब यहाँ पे एक लाइन है सर्कल में और यहाँ एक लाइन है, और ये दोनों रेडियस के बीच का अगर मुझे एंगल निकालना है, ये 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना है, दैट इज प्लेन एंगल। लेकिन आप इसको इसी को इमेजिन करो, अगर ये 3D होता, ये सर्कल ना होकर अगर एक ये स्फीयर होता, ठीक है, तो स्फीयर में अगर मुझे एंगल निकालना है सेंटर से, ठीक है, अगर मैं स्फीयर के ऊपर से अगर मुझे सेंटर की तरफ जाना है, ठीक है, तो वो एक 3D एंगल बनेगा। जैसे कि अगर आप एक कोन ले लो, कोन, ठीक है, अगर स्फीयर को आप काटोगे, स्फीयर के सरफेस पे खड़े रह के सेंटर की तरफ 2 लोग अगर देखेंगे तो जो वो चीज बनेगी वो कोन जैसी होगी। अब अगर वो चीज कोन जैसी होगी ऐसे ही कुछ, तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये 2 डायमेंशन में नहीं होगा, ये पूरे 3 डायमेंशन में होगा, बराबर। तो उस एंगल का जो मेजर है उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। अब और कुछ नहीं करेंगे हम लोग इसके बाद। तो एंगल भी कंसिडरेशन में आ गए, तो समझ लो ये फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हमने और आगे बढ़ाया है, बस नाम अलग दे दिया क्योंकि वो एंगल्स के टर्म में है, सप्लीमेंट्री। बहुत फंडामेंटल क्वांटिटी को आगे बढ़ाया, कंप्लीट कर दिया, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया सप्लीमेंट्री, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी को पूरा कर रही है। और किस चीज की पूर्ति कर रही है? एंगल वाली चीजें बच गई थी, तो दोनों एंगल वाली चीजें हमने इसमें डाल दी, ठीक है। हाँ, अब आते हैं यूनिट पे, सबकी यूनिट क्या क्या है। तो लेंथ फिजिक्स, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी तो सभी बनी होंगी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। न्यूमेरिकल वैल्यू तो मेजर करके आएगी, लेकिन यूनिट तो हम डिफाइन करते हैं, बराबर। तो इन सब की एक स्टैंडर्ड यूनिट है, जैसे मैंने बताया वो एक रॉड बना के फ्रांस में रख दी है, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, उसको SI यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब उस स्टैंडर्ड यूनिट, इन सब के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई है। लेंथ के लिए वो यूनिट है मीटर, इसका सिंबल होता है स्मॉल m। मास के लिए वो यूनिट है किलोग्राम, इसका सिंबल होता है kg। टाइम के लिए वो यूनिट है सेकेंड्स, इसको हम SEC से रिप्रेजेंट करते हैं, या कई जगह पे आप इसको सिर्फ S देखोगे। टेम्परेचर की जो SI यूनिट है वो है डिग्री, नहीं, वो है केल्विन, ठीक है। ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और इसके लिए हम सिंबल K यूज करते हैं। करंट की जो SI यूनिट है वो है एम्पियर, और उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज को हम काउंट करते हैं तो उसकी जो यूनिट है उसको हम कहते हैं मोल, और इसका सिंबल ऐसा है MOL, ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम, इसकी भी यूनिट है, इसको हम बोलते हैं कैंडेला, और इसका सिंबल है CD, ठीक है। तो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है सबकी यूनिट्स और उनके सिंबल्स। उसी तरह प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं एक यूनिट जिसका नाम हमने दिया है रेडियंस, ठीक है। इसको हम मेजर करते हैं एक यूनिट स्टेरेडियन, ठीक है। इसका सिंबल है RAD, ठीक है, और इसका सिंबल है SR। तो आई होप फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आ गई होगी कि उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है वो भी आपको समझ में आ गई होगी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है वो भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। जैसे कि मैंने आपको सब चीज उसके नाम से बताई, फंडामेंटल क्यों है, सप्लीमेंट्री क्यों है, इसके भी नाम में डिराइव्ड। इसका मतलब ये किसी से डिराइव होके आई है, ये अपने आप में उत्पन्न नहीं हुई, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं आई। आप ध्यान देना, तो मैंने कहा था वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फिजिक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल,
आपको ये समझा गया नहीं, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये सारे फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से आए हैं, बुनियादी थिंकिंग से आए, सोच से आए हैं, ठीक है। ये भी लग रही थी, जरूरत पड़ रही थी, थिंकिंग से आए, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच से आए ये सारी, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको फंडामेंटल बोल रहे हैं। सप्लीमेंट्री भी एक तरह की फंडामेंटल ही है, फंडामेंटल की पूर्ति कर रही है, इसलिए सप्लीमेंट्री किसकी पूर्ति कर रही है, फंडामेंटल में एंगल छूट गए थे उसको कंप्लीट कर दिया, इसलिए हमने इसको सप्लीमेंट्री बोल दिया। ओके, डिराइव का मतलब क्या है? डिराइव का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, अभी फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचा, ठीक है। जब मैं यहाँ से मूव होना चालू किया, आपने टाइमर लगाया, जब अब मैं यहाँ से मूव होने चालू किया, आपका टाइमर 0 पे था, तो मान लो आपके हिसाब से मैं 0 टाइम पे स्टार्ट हुआ, ओके, मूव हुआ मूव हुआ मूव हुआ मूव हुआ, यहाँ आके पहुंच गया, ठीक है। तो लेट से 2 सेकेंड 3 सेकेंड या 5 सेकेंड बाद में यहाँ आया, ठीक है। तो मैंने ट्रेवल किया लेट से 2 मीटर, और मान लेते 2 सेकेंड में ही ट्रेवल किया, ठीक है, 5 नहीं 2 सेकेंड में, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 2 मीटर ट्रेवल किया और 2 सेकेंड में ट्रेवल किया। अच्छा, तो आप कितना जल्दी आया, मैं कितना लेट आया, अगर मुझे इसका कंपैरिजन करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक क्वांटिटी और डिफाइन करनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड एज स्पीड। तो स्पीड का मतलब क्या? फिर स्पीड को हमने समझा, हाँ, स्पीड को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि किसी ने कितना डिस्टेंस कितने कम टाइम में ट्रेवल किया, मतलब उसने वो जल्दी ट्रेवल किया। मान लो अगर कोई इंसान 2 मीटर 2 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है और कोई इंसान 2 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो अब ये मुझे पता लगाना था कौन फास्ट है कौन स्लो है, ठीक है। ये भी एक मेजर करने वाली चीज है, ये भी पता करने वाली चीज है, कौन कितना फास्ट है कौन कितना स्लो है। अब इसके लिए क्या करें, अब सिर्फ लेंथ से ये हो नहीं सकता, सिर्फ टाइम से हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया, इसके लिए एक नई क्वांटिटी बना दी, उसको मैंने कहा स्पीड। अब स्पीड के लिए क्या चाहिए, कितनी लेंथ कितने टाइम में कवर किए। अगर मैंने 2 मीटर 2 सेकंड में कवर किया और किसी ने 2 मीटर 1 सेकंड में कवर किया, तो आप बोलोगे फास्ट कौन है, वो सर जिसने 2 मीटर 1 सेकंड में कवर किया, बराबर। तो कौन कितना फास्ट है कौन कितना स्लो है, ये पता करने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ रही है, 2, लेंथ और टाइम। तो उससे एक नई क्वांटिटी बनी जिसको हमने कहा स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, जितना भी डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया अपॉन टाइम। अब आप गौर से देखो, ये डिस्टेंस क्या है, ये वो लेंथ ही तो है जो हमने कवर की यहां से यहां चलने में, ठीक है। अब हाँ, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूं आपको, ये लेंथ के 2 टाइप है। मैं यहाँ बता नहीं रहा हूं उसको, क्योंकि अभी मैं सिर्फ फंडामेंटल चीजों पे बात कर रहा हूँ। ये लेंथ के 2 टाइप है, एक डिस्प्लेसमेंट लेंथ, एक डिस्टेंस लेंथ। कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं, उनको सब हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन बता के रख रहा हूँ, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ ये समझो, यहाँ से यहाँ मैंने जितनी लेंथ ट्रैवल किया, ठीक है, वो हो गया मेरा डिस्टेंस। जितने टाइम में ट्रैवल किया वो हो गया मेरा टाइम। इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। जैसे मान लो एक जगह मैंने 2 मीटर 1 सेकंड में किया और एक जगह मैंने 2 मीटर 2 सेकंड में किया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइड बाई 1 2 की, और इसकी डिवाइड क्या आएगी 1। अब इसमें देखो, इसकी यूनिट थी मीटर, इसकी यूनिट थी सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट थी मीटर, इसकी यूनिट थी सेकंड, तो ये ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो ये भी क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसने 2 मीटर 1 सेकंड में किया, इसने 2 मीटर 2 सेकंड में किया। किसने फास्ट किया, इसने। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, कौन तेज था, ये था। तो जाहिर सी बात है, देखो इसकी स्पीड आई 2 मीटर और इसकी स्पीड आई 1 मीटर। क्लियर है, समझ में आया। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, वो कौन फास्ट कौन स्लो, यहाँ पे वो नहीं देखना। गौर करने वाली बात ये है कि हमने स्पीड को डिफाइन करने के लिए क्या यूज किया, लेंथ और टाइम, जो कि ऑलरेडी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्या ये स्पीड फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से आया, नहीं। इसको निकालने के लिए हमने ऑलरेडी जो क्वांटिटी थी हमारे पास उसको यूज किया, मतलब ये क्वांटिटी डिराइव होके आई है, इसलिए हम इसे कहते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। हमें यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ याद रखना, 9 याद रखनी है। कितनी, 9। ये 7 और ये 2, ठीक है। ये 2 तो ठीक है, ये तो बस कंप्लीट कर रही है, एंगल में आ रही है। क्या, चलो पूरे ये 9 की 9 फिजिकल क्वांटिटीज को बस आपको याद रखना है, और इनके यूनिट्स को। कोई 10वीं नहीं है, कोई 11वीं नहीं है, इन्हीं 9 फिजिकल क्वांटिटीज से पूरा फिजिक्स
चौथी से पहली से जहाँ का भी फिजिक्स से लेके ओलंपियाड पीएचडी लेवल कहीं की भी उठा लो, सिर्फ इन्हीं 9 फिजिकल क्वांटिटीज और इनकी यूनिट्स से बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स की वो सब बनी है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये 9 याद रखना है अपने को, और इन 9 की यूनिट अपने को मालूम होनी चाहिए। जितना फिजिक्स आप पढ़ोगे, जितनी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, उसमें आपको कुछ निकालना रहेगा, कुछ दिया रहेगा, कुछ भी, वो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि इनके बाद ये 9 के बाद जितनी क्वांटिटीज बचती है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जो भी अदर क्वांटिटीज बचती है, वो देखना आप, वो सब 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 इन 9 को छोड़ के जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स के अंदर, वो सब डिराइव्ड है। और वो डिराइव्ड है तो किससे डिराइव्ड होगी? फंडामेंटल से डिराइव होगी। ये 9 को याद रखना है, इनके यूनिट्स मालूम होने चाहिए पक्के से। बाकी जितनी फिजिक्स के अंदर क्वांटिटीज है वो इन सब से बन के ही आई है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये 9 फिजिकल क्वांटिटीज, इनकी यूनिट, और जितना फिजिक्स आप पढ़ोगे वो सब इन्हीं 9 चीजों से बना है। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमको यही होने वाला है, कोई क्वांटिटी दी होगी, कोई क्वांटिटी निकालना रहेगा। जो दी होगी वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो निकालना रहेगा वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उन सब की बुनियाद क्या है? यही 9। ठीक है, हो सकता है जो निकालना हो, जो दिया हो, या तो इन 9 में से होगी, या फिर इनसे डिराइव करके जो क्वांटिटी है उनमें से कोई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।